हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है ये चैप्टर 6 है अरुण कात्यान का, इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। इससे पहले हमने चैप्टर 2 दैट इज़ क्रॉपिंग सिस्टम, उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज है चैप्टर 6 जिसमें हम डिस्कस करेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। इसके अलावा हमने अरुण कात्यान के जो बुक लेक्चर है उसके पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना ली है, आप वहाँ उसको सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। सॉइल इरोजन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच पार्टिकल्स बाय विंड एंड वाटर। देखो इसमें क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच पार्टिकल बाय विंड एंड वाटर, और वी कैन से सॉइल इरोजन इज़ अ रिमूवल ऑफ प्रोडक्टिव लेयर बाय विंड और वाटर। देखो यहाँ दो एजेंट है, या तो विंड है या वाटर है। इन दोनों एजेंट की वजह से अगर सॉइल का जो फर्टाइल लेयर है या प्रोडक्टिव लेयर है उसका रिमूवल हो जा रहा है और उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जा रहा है तो उसको हम कहेंगे सॉइल इरोजन। देखो जो सॉइल इरोजन है इसके 3 स्टेप्स होते हैं, मतलब 3 स्टेप्स में होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, डिटैचमेंट। ठीक है, डिटैचमेंट के बाद दूसरी जो स्टेज है वो है ट्रांसपोर्टेशन, तीसरी स्टेज है सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सॉइल इरोजन इज अ डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल एंड द ट्रांसपोर्टेशन एंड द डिपोजिशन इन अ न्यू प्लेस। ठीक है, सॉइल का जो पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। अब यहाँ एक और टर्म आती है रन ऑफ। रन ऑफ इज अ दैट पोर्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन विच इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, जो एब्जॉर्ब नहीं करती है सॉइल but finds its way into the stream after meeting the persistent demand of evaporation including interception and other losses। हम कह सकते हैं कि रन ऑफ, अगर जो रेनफॉल हो रही है, टोटल प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उसमें से अगर हम जितना पानी इन्फिल्ट्रेट किया सॉइल में और जितना भी इंटरसेप्शन हुआ सॉइल में, उसके अलावा जो सरफेस स्टोरेज है या सरफेस रिटेंशन है, इसके अलावा जितना बच रहा है पानी जो टॉप सरफेस में फ्लो कर रहा है उसको हम कहते हैं रन ऑफ वाटर। अब यहाँ पर ये बात आती है कि जो सॉइल इरोजन है इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। यहाँ बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है, सॉइल प्रॉपर्टीज़ हैं, या कोई बायोटिक फैक्टर हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लाइमेट में कौन कौन से फैक्टर है। जैसे रेनफॉल है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इंटेंसिटी कितने ड्यूरेशन के लिए हो रही है, उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये रेनफॉल के कुछ कैरेक्टर्स हैं जो सॉइल इरोजन को इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा इवोपोट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है, और जो टोपोग्राफी है किसी एरिया की, टोपोग्राफी क्या आ गया, जैसे सॉइल स्टीपनेस हो गया, और लैंड का स्लोप क्या है, और वहाँ का जो स्लोप लेंथ है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें टोपोग्राफी में आती हैं, ये भी सॉइल इरोजन को इफेक्ट करती है। और इसके अलावा सॉइल प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि सॉइल का टेक्सचर क्या है, अगर कोर्स टेक्सचर है तो वो ज़्यादा ससेप्टिबल होगी फॉर विंड इरोजन। ठीक है, और कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की, जैसे सॉइल का टाइप क्या है। ब्लैक सॉइल में क्या होता है, क्रैकिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्रैकिंग प्रॉब्लम है। और जैसे रेड सॉइल है, रेड सॉइल में ज़्यादा फाइन हो गया तो उसमें भी विंड इरोजन का ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो कुछ सॉइल प्रॉपर्टीज़ हैं, टाइप ऑफ सॉइल क्या है, सॉइल का टेक्सचर क्या है। अब उसके बाद है बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, बायोटिक फैक्टर्स में जैसे आपका वेजिटेशन है कि वहाँ का क्रॉप कवर कैसा है, वहाँ जो वेजिटेशन है वहाँ किस टाइप की हम क्रॉप लगा रहे हैं, वहाँ का क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, सीरियल क्रॉप है, लेग्यूम क्रॉप है, या स्प्रेडिंग टाइप क्रॉप है। तो ये सारे फैक्टर सॉइल इरोजन को इफेक्ट करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल अराउंड 170 मिलियन हेक्टेयर एरिया इज़ अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन, और इसमें से 25 मिलियन हेक्टेयर एरिया ये अदर फैक्टर से इफेक्ट होता है, और जो 150 मिलियन हेक्टेयर है ये मेनली जो हमारा विंड इरोजन है या वाटर इरोजन है इससे इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि सॉइल इरोजन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम इसको 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक है जियोलॉजिकल और एक है एक्सेलरेटेड इरोजन। जियोलॉजिकल इरोजन में क्या होता है, इसमें जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं और जो सॉइल डिफॉर्मेशन या बोलें सॉइल इरोजन का जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं वो दोनों इक्विलिब्रियम में रहती हैं, यानी कि जितनी सॉइल लॉस हो रही है उतना ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये नेचुरली बैलेंस में रहती है। ठीक है, पर जो एक्सेलरेटेड इरोजन है इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे ह्यूमन एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी आती हैं वो सारी की सारी एक्सेलरेटेड इरोजन में आएंगी। इसके अलावा हम सॉइल इरोजन को अकॉर्डिंग टू द एजेंट इन्वॉल्व, इसके अकॉर्डिंग भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे 2 टाइप के एजेंट है, एक तो है विंड और थ्रू वाटर, विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन। अब इसमें भी कुछ वाटर इरोजन के टाइप्स हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगा। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर इरोजन के बारे में। जो वाटर इरोजन है ये जितना भी इरोजन हो रहा है उसका 80%
जो वाटर इरोजन है इसकी वजह से होता है। अब वाटर इरोजन के क्या क्या स्टेजेस होती हैं जो हम पहले पढ़ रहे थे। पहला था डिटैचमेंट, फिर ट्रांसपोर्टेशन, देन डिपोजिशन। अब यहाँ पर जो वाटर इरोजन है इसके कुछ टाइप्स हैं। अब मैं वो टाइप्स बता देता हूँ क्या क्या है। पहला है स्प्लैश इरोजन, उसके बाद सीट इरोजन, रेल इरोजन, गली इरोजन एंड स्ट्रीम बैंक इरोजन। देखो इसमें ऊपर के जितने भी हैं ये सीट इरोजन से नीचे के जितने भी हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो पहला है स्प्लैश इरोजन, ये कैसे हो रहा है? इट इज़ ड्यू टू द रेनफॉल बीटिंग एक्शन। जो रेनफॉल हो रही है उसका जो बीटिंग एक्शन है उसकी वजह से जो सॉइल का पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, उसमें एब्रेशन बोल लें, एक टर्म आता है एब्रेशन, वो हो रहा है। यानी कि सॉइल के पार्टिकल जैसे कि रेन ड्रॉप है वो सॉइल में गिरेगी तो जो सॉइल के पार्टिकल होंगे उसका इरोजन होगा। बहुत ही माइन्यूट स्केल में होता है। अगर रेनफॉल की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ये हार्मफुल भी हो सकता है। अब इसकी जो दूसरी स्टेज है या बोल लें दूसरा टाइप है सीट इरोजन, और ये सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ये नोटिस नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट नोटिस बाय फार्मर, और इसको डेथ ऑफ फार्मर भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो टॉप फर्टाइल लेयर है उसका इरोजन हो जाता है। पूरी सीड जो होती है वो रन ऑफ के साथ एरोड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा रिल इरोजन। रिल इरोजन में क्या है, इसमें छोटे छोटे चैनल्स बन जाते हैं और चैनल्स के थ्रू पानी जाता है, और अगर इन चैनल्स को जल्दी से मैनेज नहीं किया गया तो ये चैनल आपस में लिंक होकर एक बड़ा इंटरलिंक होकर बड़ी सी रिल्स बना देते हैं जिसको हम गली बोलते हैं। और ये चौथा टाइप है गली इरोजन। अब गली इरोजन के बारे में बताऊं, इसमें बहुत बड़ी गलीज बन जाती हैं। ठीक है, यू शेप्ड हो गया या वी शेप्ड हो गया, ऐसे अलग अलग टाइप की गलीज बन जाती हैं। अब इसमें 4 स्टेजेस हैं। गली इरोजन के 4 स्टेजेस है। जो गली का डेवलपमेंट होता है उसके 4 स्टेजेस हैं, ये भी आपको याद रखना है। पहला है इनिशिएशन, फिर है डेवलपमेंट, फिर हीलिंग, फिर स्टेबलाइजेशन। सबसे पहले तो इनिशिएशन हुआ गली इरोजन का। जो मिट्टी है वो अलोंग द स्लोप, जो साइड स्लोप है वहाँ से मिट्टी कटनी शुरू हुई, या तो वो यू शेप में बनेगा या वी शेप में बनेगा। उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा, जैसे उसकी विड्थ है या डेप्थ है वो इंक्रीज़ होगी। फिर हीलिंग स्टेज यानी कि उसमें वेजिटेशन ग्रो होने लग जाएगा। स्टेबलाइजेशन यानी कि पूरा उसका जो स्लोप है वो फिक्स हो जाएगा, फिर पूरा वेजिटेशन कवर वहाँ जाएगा और उसका जो स्लोप है वो भी फिक्स हो जाएगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो ये गली इरोजन है इसके भी कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे वेरी स्मॉल, फिर स्मॉल, देन मीडियम गलीज एंड लार्ज गलीज। अब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो वेरी स्मॉल गलीज हैं इसमें जो इसकी डेप्थ होती है वो होती है अराउंड 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर इसकी डेप्थ होती है और विड्थ होती है 18 मीटर से लेस। फिर उसके बाद आता है वेरी स्मॉल में 3 मीटर डेप्थ होती है और 18 मीटर से ज़्यादा इसकी विड्थ होती है। उसके बाद मीडियम वाले में 3 to 9 मीटर इसकी डेप्थ होती है और विड्थ 18 से ज़्यादा होती है। पर जो लास्ट वेरी लार्ज या बोल लें लार्ज गलीज हैं इसमें 9 मीटर से ज़्यादा इसकी डेप्थ होती है और विड्थ भी 18 मीटर से ज़्यादा होती है। अब आते हैं विंड इरोजन में। विंड इरोजन में क्या होगा, जो विंड की स्पीड है, विंड की वेलोसिटी है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरोजन ऑफ ए सॉइल। अब विंड इरोजन में अगर विंड कोई ब्लो कर रही है उसकी स्पीड अगर 3 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है, सो दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर विंड इरोजन। ये आपको याद रखना है। जो ये वैल्यू है इसको आप क्रिटिकल वैल्यू भी मान सकते हैं। अगर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड जा रही है तो ये मान लीजिए कि वो सॉइल को एरोड करेगी। उसके बाद जो विंड इरोजन है 3 प्रोसेसेस में होता है। पहला है सॉल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप। देखो यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एग्जाम्स में आता है विच प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम लॉस, तो इसमें आंसर होगा सॉल्टेशन। देखो जो सॉल्टेशन है इसमें 60 to 75% जितना भी लॉस करता है विंड इरोजन ये सॉल्टेशन के द्वारा होता है। अब बता देता हूँ उसके अंदर क्या होता है। सॉल्टेशन में 0.1 से 0.5 मिलीमीटर के पार्टिकल साइज होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जैसे एक सरफेस है या मान लीजिए एक प्लेस है, वहाँ के सॉइल जितने भी होंगे इतने डायमीटर के 0.1 से 0.5, तो ये क्या करेंगे, ये बाउंस करेंगे। पहले बाउंस करेंगे, उसके बाद जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक, यहाँ पर सॉइल था तो विंड के एक्शन के द्वारा पहले बाउंस करेगा, बाउंस किया, फिर ये वापस सरफेस में आ जाएगा, फिर दोबारा बाउंस किया विंड के एक्शन के द्वारा, फिर दोबारा सरफेस में आ गया। ऐसे करते करते इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये हो गया सॉल्टेशन और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम लॉस बाय द विंड इरोजन। इसके बाद जो दूसरा है वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन में 0.1 डायमीटर अगर इससे कम के पार्टिकल हैं तो उसका सस्पेंशन होगा। सस्पेंशन यानी कि क्या है, देखो विंड आई, जितने भी इतने पार्टिकल्स होंगे ये एयर में फ्रीली मूव करने लग जाएंगे, यानी कि सरफेस में इनका कांटेक्ट नहीं होगा। इट मूव्स विदाउट मेकिंग एनी कांटेक्ट विद द सॉइल सरफेस। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद है सरफेस क्रीप। सरफेस क्रीप में क्या है, जैसे
जितने भी बड़े पार्टिकल्स हैं, जैसे 1 मीटर से बड़े हैं जितने भी, सॉरी 1 मिलीमीटर डायमीटर से अगर जितने भी ज़्यादा वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, जैसे सरफेस है, ठीक है, तो सरफेस में जैसे कोई पार्टिकल है ये रोल करते हुए जाएगा, रोलिंग या बोल लें हम स्लाइडिंग, तो ऐसे करते करते इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो 3 चीज़ें हैं सॉल्टेशन में। तो क्या है कि जो पार्टिकल है पहले कांटेक्ट में था, फिर हवा में आया, फिर दोबारा कांटेक्ट में आया, ऐसे करके इसकी साइकिल चलते रहती है। और दूसरा था सस्पेंसन। तो सस्पेंसन में क्या है, जो पार्टिकल है वो सॉइल के टच में नहीं है, और सरफेस क्रीप में क्या है, वो सरफेस के टच में रहकर रोल करता है। अब ये तो हमने थोड़ा बेसिक इन शॉर्ट हमने देखा कि विंड इरोजन क्या है और वाटर इरोजन क्या है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इक्वेशंस हैं जो कुछ साइंटिस्ट ने दे रखी हैं। वाटर इरोजन के लिए अलग दे रखी है और विंड इरोजन के लिए अलग दे रखी है। अगर हमें एस्टिमेट करना है कि पर एकड़ और पर एयर में कितना टन सॉइल का इरोजन हुआ बाय वाटर, तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था विशमेयर एंड स्मिथ ने 1979। इसको उसले भी बोलते हैं USLE, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, USLE, और इसको हर जगह यूज़ किया जाता है। अब इन्होंने इस इक्वेशन के लिए एक पैरामीटर सेट किया था। अगर कोई सॉइल है उसकी अगर लेंथ है 22 मीटर और उसकी जो विड्थ है वो है 8.78 मीटर और स्लोप है 9%। देखो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, 22 मीटर इज़ द लेंथ, 8.78 मीटर इज़ द विड्थ एंड 9% स्लोप। इस पैरामीटर के लिए एक स्टैंडर्ड, जो ये स्टैंडर्ड लैंड है, एक लैंड एरिया है, उसका एक स्टैंडर्ड होगा, ये इसके लिए निकाली थी इक्वेशन। अब मैं बता देता हूँ इक्वेशन क्या है। इक्वेशन इज A इज इक्वल टू RKL/SCP। देखो RKL/SCP, ए यानी कि क्या है, प्रेडिक्टेड सॉइल लॉस इन टर्म्स ऑफ टन्स पर एकड़ पर एयर, और इसमें जो R है वो है रेनफॉल एंड रन ऑफ फैक्टर, यानी कि रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या है। उसके बाद है K यानी कि सॉइल इरोडेबिलिटी। उसके बाद है L यानी कि स्लोप लेंथ, स्लोप की लेंथ क्या है, S है स्लोप ग्रेडियंट, C मीन्स सॉइल कवर एंड मैनेजमेंट, P इज इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिस। अब देखो यहाँ जो 2 टर्म है, एक है R और एक है K, इनका बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। अगर जो रेनफॉल फैक्टर है ये किस पे डिपेंड करता है, रेनफॉल इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो सॉइल लॉस भी ज़्यादा होगा। और दूसरा जो सॉइल इरोडेबिलिटी है, यानी कि सॉइल कितने ससेप्टिबल है सॉइल इरोजन के, तो वो इससे निकालते हैं हम, ये सॉइल इरोडेबिलिटी से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप याद रखना है। आप ये कार्ड भी दे सकते हैं, ये इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम्स में आता है कि व्हाट इज़ द परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉइल इरोजन, तो उसका आंसर होगा 11.2 टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर। 11.2 टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, करेंटली कितना लॉस होता है एनुअल, वो है 16 टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो परमिसिबल लिमिट है कि भाई परमिसिबल इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो कितना है 11.2, पर करेंटली कितना है एनुअल लॉस 16 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, यानी कि ज़्यादा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। और जितने भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए थे बीच में कि प्रोसेसेस क्या क्या हैं, सॉल्टेशन, सस्पेंसन, सरफेस क्रीप, उसके अलावा गलीज के बारे में बताया था कि गलीज के साइज के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया था, वो आपको याद रखना है। और जो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन है ये किसने दी थी, विशमेयर एंड स्मिथ, ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद एक फॉर्मूला विंड इरोजन के लिए था, E इज इक्वल टू IRKF/CWDB। देखो ये तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एक दूसरी विंड इरोजन की इक्वेशन है वो मैं बता दूंगा। चलो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें है क्या। E स्टैंड्स फॉर सॉइल लॉस बाय विंड इरोजन, I मीन्स सॉइल क्लाउडीनेस फैक्टर, R इज सरफेस कवर फैक्टर, K इज सरफेस रफनेस फैक्टर, F इज सॉइल टेक्सचर ग्लास फैक्टर, C इज लोकल विंड फैक्टर, W इज फील्ड विद फैक्टर, D इज विंड डायरेक्शन फैक्टर एंड B इज विंड बैरियर फैक्टर। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें आ गई है, अब इसको आप याद कर पाओ ना कर पाओ, देखो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। मैं आपको दूसरी जो इक्वेशन है वो आपको बता देता हूँ। दूसरी जो इक्वेशन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको दी थी चापिल एंड वुडरफ ने इन 1963, ठीक है। और इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, E इज इक्वल टू IKCLV। अब देखो ये ज़्यादा टफ थी या वो ज़्यादा टफ थी, वो तो पूछी भी नहीं जाती, क्योंकि अधिकतर जितने भी आप MCQ देखेंगे उसमें आपको IKCLV वाला ही दिखेगा कि सॉइल लॉस इक्वेशन फॉर विंड इरोजन, वहाँ ऑप्शन में आपको IKCLV ही दिखेगा और सही आंसर IKCLV होगा। और इट वॉज गिवन बाई चापिल एंड वुडरफ। अब इसमें जो E है दैट इज एनुअल सॉइल लॉस इन टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर, एंड I स्टैंड्स फॉर सॉइल इरोडेबिलिटी इंडेक्स, C इज क्लाइमेटिक फैक्टर लाइक विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। इन सब का मिला के एक फॉर्मूला होता है, उससे क्लाइमेटिक फैक्टर निकाला जाता है। L इज लेंथ ऑफ स्लोप एंड V इज वेजिटेटिव कवर। तो आपको याद रखना है कि IKCLV इक्वेशन इज यूज फॉर विंड इरोजन। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सॉइल कंजर्वेशन मेजर। अब हम सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला तो है कि हम लैंड यूज़ बेस्ड उसका यूज़ करें। जैसे लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन दिया था US सॉइल कंजर्वेशन सर्विस ने, 8 क्लासेस दी थी। अगर हम उसके अकॉर्डिंग सॉइल को मैनेज कर रहे हैं या उसमें कल्टिवेशन कर रहे हैं, पहला तो ये
उसके बाद कुछ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, हम मैकेनिकल मेजर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेरेसिंग होगी, बंडिंग हो गई, या स्टोन वॉल टेरेसिंग होगी। तो ऐसे कुछ मेथड्स हैं, अभी हम देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में। आज हम देख लेते हैं कि लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन क्या है। देखो, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन इट वाज गिवन बाय यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। कितनी क्लास हैं? टोटल 8 क्लास हैं। अब मैं इन शॉर्ट बताऊंगा, देखो पूरी रीडिंग तो मैं नहीं करूंगा, जो अरुण कातन में ये बहुत ही लंबा चौड़ा दे रखा है, इसके बारे में पूरा नहीं बताऊंगा मैं। जितना शॉर्ट है, जितना एग्जाम्स में आता है वही बताऊंगा। देखो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 8 क्लास। अब सबसे पहली बात, इसमें जो रेगुलर कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास। इट इज़ फॉर रेगुलर कल्टीवेशन। एग्जाम्स में आता है कि विच क्लास ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन इज़ यूज फॉर रेगुलर कल्टीवेशन। आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। अब जो क्लास फर्स्ट है, इसमें मेनली आती है एलुवियल सॉइल एंड इट इज़ डिपिक्टेड बाय ग्रीन कलर ऑन मैप। अगर हमें मैप में इसको डिपिक्ट करना है तो वो ग्रीन कलर से करेंगे। उसके बाद क्लास 2 है। क्लास 2 में जो रेड एंड ब्लैक सॉइल वाले मिट्टियाँ हैं, जो लैंड है, वो आएंगी क्लास 2 में, और इसमें मॉडरेट स्लॉप होता है और मॉडरेट इरोजन होता है, और इसको हम मैप में इंडिकेट करते हैं बाय येलो कलर। क्लास 3, इसमें थोड़ा सेलो रेड और जितने भी सेलाइन ब्लैक सॉइल हैं वो इसमें आते हैं, और इसमें हाई हजार्ड है इरोजन का, और इसको हम इंडिकेट करते हैं रेड कलर से। फिर है क्लास 4। क्लास 4, देखो क्लास 3 तक तो ये रेगुलर कल्टीवेशन वाला था। अब आगे हम क्लास 4। क्लास 4 में ऑकेजनल कल्टीवेशन करते हैं, सेलाइन, एल्कलाइन, ये एक सॉइल्स आती हैं, और इसको हम इंडिकेट करते हैं ब्लू कलर इन द मैप। फिर है क्लास 5। क्लास 5 में एरिड एंड रॉकी, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर ग्रेजिंग पर्पजेस। जो ये लैंड है इसको हम ग्रेजिंग पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं, और इसको हम इंडिकेट करते हैं डार्क ग्रीन कलर से। इसके बाद है 6 क्लास। 6 क्लास में देयर इज़ सम लिमिटेशन फॉर ग्रेजिंग एंड द कलर फॉर डिपिक्शन इन मैप इट इज़ यूज ऑरेंज कलर। फिर उसके बाद है 7th। 7th में सीवियर लिमिटेशन फॉर ग्रेजिंग। देखो, इससे ऊपर वाले में थोड़ी लिमिटेशन थी ग्रेजिंग के लिए। अब जो ये 7th क्लास है, इसमें सीवियर लिमिटेशन है, और इसको इंडिकेट करते हैं हम ब्राउन कलर से ऑन द मैप। अब उसके बाद है क्लास 8th। इसमें वाइल्ड लाइफ है, एस्थेटिक पर्पजेस, वाटर सेट प्रोटेक्शन, ये कुछ मेजर्स हमें को करनी चाहिए क्लास 8th में, और इसको हम इंडिकेट करते हैं पर्पल कलर से। अब देखो, यहाँ आप याद कैसे कर सकते हैं। पहले आपको क्या याद रखना है, जो स्टार्टिंग के 4 क्लासेस हैं, ग्रीन, येलो, रेड एंड ब्लू। ग्रीन, येलो, रेड एंड ब्लू, 3 तो आपके प्राइमरी कलर हैं। आरबीजी, येलो तो खैर दूसरा हो गया सेकेंडरी, आरबीजी आपका प्राइमरी कलर है ग्रीन। बस आपको सीक्वेंस याद रखना है, ग्रीन है, फिर येलो, फिर रेड, फिर ब्लू। अब इसके बाद जो आपका 5th नंबर से शुरू हो रहा है, 5th, 6th, 7th, 8th, उसमें देखना दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जा रही है। ऊपर के जो 4 क्लासेस थी ना, ग्रीन का हो जाएगा डार्क ग्रीन, येलो का ऑरेंज। येलो थोड़ा आप रिलेट करके देखिए कि येलो और ऑरेंज एक दूसरे से थोड़ा रिलेटिव कलर ही है। उसके बाद रेड, रेड का थोड़ा रिलेटिव कलर क्या है, ब्राउन, यहाँ हो जाएगा डार्क ब्राउन। उसके बाद जो 8th क्लास है वो हो गया पर्पल। देखो, ऊपर जो 4th क्लास थी वहाँ क्या था, ब्लू था, यहाँ 8th में क्या हो गया, पर्पल हो गया। आपको ऊपर के 4 याद रखने हैं, नीचे के अपने आप याद हो जाएंगे। ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, इसके अल्टरनेटिव कलर जो है, ग्रीन का हो गया डार्क ग्रीन, येलो का ऑरेंज, रेड का ब्राउन एंड ब्लू का पर्पल। बस इतना आपको याद रखना है। तो ये तो हमने देख लिया लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या मेजर्स हमको अपनाने चाहिए सॉइल कंजर्वेशन के लिए। पहली चीज़ तो यही होगी कि हम जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंग हम सॉइल का मैनेजमेंट करें या लैंड का यूज़ करें। दूसरा, एग्रोनॉमिक मेजर्स। एग्रोनॉमिक मेजर्स में क्या क्या आता है, जैसे हम कौन सा कल्टीवेशन कर रहे हैं, किस टाइप की क्रॉप लगा रहे हैं, मल्चिंग हो गया, और मल्चिंग के बारे में यहाँ थोड़ा डिटेल में अभी देखेंगे, मल्चिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग। और फिर उसके बाद है मैकेनिकल मेजर्स। मैकेनिकल मेजर्स वाला जो पार्ट है, इसको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें बेंच टेरेसिंग और कंटूर बंड, ग्रेडेड बंड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए हम एग्रोनॉमिक मेजर्स को पढ़ेंगे। अब एग्रोनॉमिक मेजर्स में क्या क्या है, देखो, रेनफॉल हो रही है, हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, रेनफॉल की जो ड्रॉप है उसका इंटरसेप्शन है, उसको रिड्यूस करना है, स्प्लैश इफेक्ट को कम करना है। वो कैसे कर सकते हैं, फॉलिएज बढ़ा देंगे। अगर हम ऐसी क्रॉप लगाएं जिनका फॉलिएज बड़ा है, तो वो जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है, रेनफॉल की वेलोसिटी है, उसको कम कर देगी। या हम कुछ ऐसे क्रॉप्स लगाएं जिनके जो रूट्स हैं वो काफ़ी स्प्रेडिंग है, मिट्टी को बांध के रखती हो, तो वहाँ रन ऑफ की दिक्कत नहीं होगी, जो फर्टाइल एयर है वो भी उसका भी इरोजन नहीं होगा। अब यहाँ कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कंटूर कल्टीवेशन है। कंटूर कल्टीवेशन क्या है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप अलोंग द कंटूर ऑफ ए स्लोप। कंटूर क्या होता है, लाइन जॉइनिंग इक्वल एलिवेशन। अगर हम इसमें कल्टीवेशन कर रहे हैं तो इसके कुछ फ़ायदे हैं, ये वो सॉइल और वाटर को कंजर्व करेंगी, सॉइल फर्टिलिटी को भी कंजर्व करेंगी, क्रॉप यील्ड भी बढ़ जाएगी। पर इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। अगर हम कंटूर कल्टीवेशन को अंडुलेटिंग लैंड में कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, तो यहाँ उसके लिए उसका एक नुकसान है। दूसरा है मल्चिंग। मल्चिंग क्या है, मल्च इज़ एनी मटेरियल, या तो वो ऑर्गेनिक है या आर्टिफिशियल है,
उसको अगर हम सॉइल के ऊपर कवर कर रहे हैं तो उसको हम मल्चिंग कहते हैं। इसमें हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंजर्व द मॉइस्चर। इसके अलॉन्ग विद दिस एडवांटेज देयर आर मैनी एडवांटेजेस लाइक इट सप्रेस द ग्रोथ ऑफ वीड्स एंड फेवर्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जितने भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल इफेक्ट शो करती है। अब यहाँ पर बात आती है कि एक मैंने बताया था ऑर्गेनिक मैन्योर और एक था आर्टिफिशियल। चलो ऑर्गेनिक में क्या क्या आ सकते हैं? जैसे क्रॉप रेसिड्यू है या लीफ मैन्योर्स है, स्ट्रॉ है। और आर्टिफिशियल में आ जाएंगे आपके प्लास्टिक फिल्म्स जैसे आपके पॉलीथीन सीट है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सॉइल मल्च के कुछ टाइप भी हैं, जैसे सॉइल मल्च और डस्ट मल्च। इसमें हम सॉइल को ही यूज़ करते हैं, जो सॉइल के फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं। इसका क्या फ़ायदा है? ये जो एवपोरेशन है उसके रेट को कम कर देता है। जो सॉइल फाइन सॉइल को अगर हम डस्ट एज ए मल्च की तरह यूज़ करें तो वो सॉइल के जो पोर्स हैं अपर सरफेस में उसको ब्लॉक कर देगी और एवपोरेशन कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है स्टबल मल्च या स्ट्रॉ मल्च। ये दोनों एक ही हैं। हम क्रॉप के स्ट्रॉ जैसे व्हीट स्ट्रॉ है इसका हम यूज़ कर सकते हैं एज ए मल्च। फिर प्लास्टिक मल्च मैंने बता दिया, पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब है वर्टिकल मल्चिंग। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है एग्जाम्स में कि वर्टिकल मल्चिंग इज़ यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सॉइल? आंसर होगा ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल, क्योंकि इसमें क्या है? क्रैकिंग प्रॉब्लम होती है। क्रैकिंग प्रॉब्लम होने से जो मिट्टी है वो ख़राब हो जाती है, प्रॉपर एरेशन नहीं आ पाता। तो हम क्या करते हैं, जहाँ क्रैक्स है क्रैक्स में हम डाल देते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ये स्लॉट्स जितने भी ये क्रैक्स हो रखे हैं उसमें हम ये ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो वाटर है उसका कंजर्वेशन हो जाएगा, सॉइल क्रैकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्रैक जो है वो भर जाएंगे और जितना भी वाटर आ रहा है रेनफॉल से वो भी इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा इन द सॉइल। सो वर्टिकल मल्च इज़ यूज्ड इन ब्लैक सॉइल। और एक चीज़ और, यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखनी है, दिस इज़ मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन कॉफ़ी गार्डन। कॉफ़ी गार्डन में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। और मैंने बता दिया था कि डेंस ग्रोइंग क्रॉप जैसे काउपी है, मूंग है, इनको हम ग्रो कर सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? हम इसमें स्ट्रिप लगा देते हैं क्रॉप्स की। जैसे एक स्ट्रिप किसी और क्रॉप की होगी जो ससेप्टेबल होगी इरोजन के, इसके दोनों तरफ ऐसी क्रॉप लगा देंगे जो सॉइल इरोजन को कम कर दे। तो इससे क्या होगा कि जो सॉइल इरोजन परमिटिंग क्रॉप है उसके साथ हम सॉइल इरोजन कंट्रोलिंग क्रॉप, ऐसी क्रॉप लगा दें, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब इसके बाद है मैकेनिकल मेजर्स ऑफ सॉइल। हम सॉइल को मैकेनिकली कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे सबसॉइलिंग, कंटूर बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग और बेंच टेरेसिंग, जिंक टेरेसिंग। तो आने वाले लेक्चर जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।